भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल। को पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनज। ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए, लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। तो दोस्तों, कतर को लेकर भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। कतर ने भारत के जिन 8 नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, उन नौसैनिकों की भारतीय कूटनीति की दखल के बाद उनको रिहा कर दिया है। इस मामले में जो भारत की कूटनीति है वो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले AIMI के चीफ ओवैसी ने भारत सरकार को चैलेंज किया था कि अगर मोदी सरकार में दम है तो कतर में फंसे भारतीय नौसैनिकों को वापस लाकर दिखाए। लेकिन ओवैसी को क्या पता था कि भारत सरकार ऐसी रणनीति बनाएगी कि कतर फांसी की सजा को माफ ही नहीं बल्कि बाइज्जत बरी कर उन्हें वापस भारत भेज देगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि खुद नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल दिसंबर में कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दुबई में हुई COP28 सम्मेलन में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में PM मोदी ने भारतीय नौसैनिकों की रिहाई की बात की थी और नरेंद्र मोदी जी के दखल के बाद ही ये संभव हो पाया कि भारतीय नौसैनिकों की जान बच पाई। ये भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। जीत तो नहीं, वो तो उसकी पावर है। पावर है के मतलब अगर उसकी बिजनेस पावर है तो अगर जीत तो लाजमी बात है उसकी है, वो कर सकते हैं। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं। तो अपने लोगों को प्रायोरिटी देता है, वही डेमोक्रेटिक पर्सन है, वही डेमोक्रेसी चला। शायद इस वजह से नरेंद्र मोदी की बड़ी पॉपुलैरिटी है कि वो कौम के लिए लड़ते हैं। कौम के लिए लड़ते हैं, अपने ख़जाने के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं। अपने आप को जब आप पर्सनली फील करते हैं ना कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो आप फैसले लेते हैं। इंडिया तो हमसे, हमारे टेक्सटाइल से ज़्यादा वो सिर्फ सॉफ्टवेयर मतलब वो एक्सपोर्ट कर रही है। तो वो उसके साथ हाँ ITs में, तो वो हम तो इसके साथ मुआवजा कर नहीं सकते, वो बहुत आगे है हमसे। तो हमने इन चीज़ों पे डेवलप मतलब जंग से ज़्यादा हमें डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे, बिजनेस पे तवज्जो देनी चाहिए। कल इकोनॉमी पे काम कर रही है, पे काम करे ना, लेकिन इस्लाम को तो देखे ना, हम मुसलमान जो ममालिक आपको क्या, आपका मतलब है नहीं छोड़ना चाहिए था? नहीं छोड़ना चाहिए था ना, क्योंकि वो देखे अगले की पावर वो निकाल के ले आया। पावर वो इसीलिए निकाल के ले ना कि हम हमारे पास अब पावर नहीं है, हम इस्लाम को छोड़ चुके हैं। सारी पावर इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गई है। दीन को छोड़ चुके हैं। अगर वो इस्लाम के मतलब आप देखें ना, अब उन्होंने कहा कि अगर हम इंडिया के बंदे नहीं छोड़ते, वो हमसे गैस नहीं लेंगे, हमसे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर वो अल्लाह के ऊपर अपना रखे ना कि हम सब जो कुछ होता है वो अल्लाह से ही होता है, तो वो कभी भी ऐसा काम ना करें। हम गैस भी लेते हैं, हम सब कुछ लेते हैं, ठीक है, उनको लगाओ फांसी पे। हम ना लाते ना, हम नहीं लाते। हमें पता है कि हमारे डेमोक्रेटिक लोग कैसे हैं। मुझे पता है कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी पर लानत है एक बहुत बड़ी। कौन कर रहा है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब है कि नेशन को, वो रियासत को, वो बसने वाले हर शहरी को वो फैसिलिटेशन मिले। हम इंडिया जो है वो वर्ल्ड पावर के लिए वो उसकी भागदौड़ में है। हम जो वर्ल्ड पावर की भागदौड़ में। हाँ, तो मतलब आप देखें, और उसके जो बिजनेस है, उसके जो इकॉनमी है, वो कहाँ पहुँच गई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, नंबर पे है, नंबर पे है। और हम तो मेरे ख्याल में बहुत नीचे हैं उसके मतलब में। तो हम इसके साथ कंपैरिजन क्यों करें? हम तो फिर कंपैरिजन तो इस बेस में नहीं कर सकते, फिर पॉलिसीज तो बहुत दूर की बात है। कहेंगे आप कि ये किसकी सक्सेस है? ऑफ कोर्स डॉक्टर जयशंकर का नाम लिए बगैर मैं नहीं रह सकती कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो यकीनन ऐसी है जिससे बहुत सी कंट्रीज को बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्या कहेंगे आप?
देखिए, जयशंकर साहब एक बहुत ही एबल और बहुत ही जिसे कह लीजिए इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर हैं, बट ये सारा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। इसमें एक बिकॉज देखिए, ये राजा के द्वारा किया गया एक्ट है। ये जो कतर है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो किसी फॉरेन मिनिस्टर के कहने पे सुन लेंगे। दिस इज किंग टू किंग टॉकिंग, ठीक है ना। तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व के द्वारा के अलावा किसी और चीज को श्रेय देंगे, सबका इसमें श्रेय होगा। जो वहाँ के हमारे लॉयर्स रहे होंगे, जो कतर के लोकल लॉयर्स रहे होंगे, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी रही होगी, कॉन्सुलेट रहा होगा, सबका कंट्रीब्यूशन है। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना, कि भाई देखो अब ये तो चलो। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर, और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं। ये बहुत बड़ी इंडिया की जीत है, और मतलब है कि उन्होंने पैगाम दिया है हमें कि आपने आफिया सिद्दीकी के साथ क्या किया हुआ है। तो देखें, मोदी वैसे बढ़ के नहीं मारता। अब आपके चैनल पे लोग सवाल करते हैं जी आप इंडिया को प्रमोट करते हो, इंडिया को प्रमोट करते हो, आप इंडियन बातें करते हो। भाई इंडिया वाले रोज नया कुछ मतलब कारनामा शाहकार देते हैं ना। आप क्या शाहकार देते हैं? आपके तो इलेक्शन होते हैं, तो आपके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होते। जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बात करेगा, जो इंडिया की बात करेगा, या इंडिया के जसूसों की बात करेगा, वो बंदे ही आप गायब देखेंगे। वो दोबारा आपको मीडिया पे या जो है दुनिया में नजर नहीं आएगा। उसको पता नहीं कौन ले जाता है, वो पता नहीं कौन ही नहीं हमें मिल रहा। वो मिल जाए बस कि कौन है वो, तो फिर उसके बारे में देखेंगे ना। आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो किसी को भी नहीं पता वो कौन है। इंडिया इस वक्त ऐसी ताकतवर है कि हम सोच भी नहीं सकते। मतलब उन्होंने हर जगह अपने झंडे गाड़े हैं, साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह। और अगर हम पाकिस्तान को देख ले तो हमारी आफिया सिद्दीकी कितने सालों से फंसी हुई है। 86 साल हो गए अभी तक कैद में, और हम बैठे हुए कि कोई बाहर से आएगी फोर्स। 56 कंट्रीज आप देखे, कोई भी नहीं उनको छुड़वा पा रहा। अभिनंदन को ये तो 6 दिन नहीं रख सके, ठीक है। किसी भी मुजरम को पकड़े तो किसी न किसी बहाने किसी उसको 2-4 दिन रख ही लेते हैं। कोई इमरान खान को पकड़ा हुआ है, उसको भी रख ले दिया। नवाज शरीफ को पकड़ा, कोई भी मुजरम पकड़े ना तो उसको 2-4 दिन मेहमान नवाजी करते हैं। और इन्होंने तो मिनटों सेकंडों में छोड़ा है। पता नहीं कितने प्रेशर में थे, पता नहीं इन्होंने उनसे माफी भी मांगी होगी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नान ना बोर रोले वाला प्लाट ले लिया था। अटक तक तो अफगानिस्तान कहता है मेरा है, कश्मीर और पंजाब इंडिया कहता है हमारा है, कोयटा बलोचिस्तान ईरान कहता है हमारा है। पाकिस्तान में रह क्या गया? रोला ही रह गया प्लाट का हमारा। हम पहले इस रोले को तो सुलझा लें कि ये रोला सुलझे, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया कहाँ पहुँच गया। वो तो चांद पे भी पहुँच गया। जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, अमेरिका है, इंडिया है, रशिया है, जो ये काफिर कुव्वतें हैं, ये इकट्ठी होती हैं जहाँ भी वो लड़ाई वगैरह हो। और हम मुसलमान क्या करते हैं, हम अपने फ़वाइद सोचते हैं कि भाई हमारी इकॉनमी गिर जाएगी, हमें पैसा नहीं आएगा, IMF हमारा फंड बंद कर देगा, ये चीज़ें सोचते हैं।